चलिए आज का टॉपिक जो है अ, हम लोगों का जो सेंट्रल टीटी में स्टैंडर्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लगभग पूछ देते हैं और बाकी जो शिक्षक भर्ती होती है या शिक्षक से जुड़े जो भी एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानकीकृत परीक्षण। हिंदी में अगर आप जानना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं मानकीकृत परीक्षण। परीक्षण तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट समझ लेंगे तो नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट भी उसमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप ऐसे समझिए कि कोई चीज ब्रांड कब होती है या बोले कि कोई चीज स्टैंडर्ड कब होती है। बोलते हैं ना, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है या ये मेरे स्टैंडर्ड को सूट करता है। ऐसे कई बार ये वर्ड आप सुनते हो, स्टैंडर्ड की बात की जाती है या बोलते हैं कि ब्रांड। अगर सामान्य भाषा में समझना चाहिए ब्रांड क्या होता है, तो जब भी हम इसके केस में बात करते हैं तो हम कहते हैं सर जो चीज अच्छी होती है वो ब्रांड होती है, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो उस जगह मेरा जवाब ये होता है कि बहुत से ऐसी दुकानें हैं जिनके यहाँ जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपके जिले में हो सकते हैं, आपके गांव में हो सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं वहां पे कोई ऐसी शॉप हो सकती है जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। वो समोसे हो सकते हैं, वो खस्ते हो सकते हैं, वो मिठाई हो सकती है, कुछ भी, और बहुत टेस्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी वो ब्रांड क्यों नहीं है? अगर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो फिर वो ब्रांड क्यों नहीं है? हमारे कानपुर में केसरवानी डोसा है। जो लोग कानपुर के हैं वो जानते होंगे। और वो बहुत अच्छा डोसा बनाते हैं, बहुत टेस्टी उनका डोसा रहता है। अब कईयों को पसंद होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो छोटी छोटी दुकानों में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं मिठाई से रिलेटेड। जैसे एक गोपी खस्ते वाला करके है, 80 फीट रोड पे कानपुर में। अगर कभी आपका आना हो या आप रहते हैं तो आप जानते होंगे इस तरीके से। मुन्ना समोसे वाला है। इस तरीके से ऐसे बहुत से हैं, लेकिन फिर भी ये ब्रांड नहीं हुए। ये सिर्फ एक जगह तक सीमित है, कानपुर भर में सीमित है। लखनऊ का नहीं जानता है, लखनऊ में ऐसी बहुत सी दुकानें जो कानपुर के लोग नहीं जानते हैं। तो आखिर ये ब्रांड क्यों नहीं हुए, जबकि इनकी तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा, आप खाओगे, आप पसंद करोगे। हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में कोई एक जगह ऐसी होती है जहां का प्रोडक्ट बहुत फेमस होता है, लेकिन फिर भी वो ब्रांड नहीं होता है। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। बहुत महंगे महंगे वहां पर इत्र मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी पर्टिकुलर कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जो ब्रांड की बात करें। यानी क्वालिटी बहुत अच्छी है फिर भी वो ब्रांड नहीं हो पाई। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? किसी भी ब्रांड को बनने के लिए उसमें चार चीजों का होना जरूरी होता है। जब ये चार चीजें उसमें पाई जाती हैं तो वो ब्रांड होती है। ब्रांड के एग्जाम्पल जैसे हम बात करें तो टोयोटा एक ब्रांड है, मारुति सुजुकी एक ब्रांड है, प्यूमा एक ब्रांड है, रीबॉक एक ब्रांड है, जो दुनिया भर की आप सैमसंग एक ब्रांड है। आप जो भी कंपनियां यूज करते हो वो एक ब्रांड में आती है। पेप्सी ब्रांड है। जितने कुछ भी प्रोडक्ट्स आप जानते हो क्या सब एक ब्रांड तले हैं। तो आखिर ब्रांड बनता कैसा है? तो ब्रांड जब बनता है तो वो चार चीजों से मिलकर बनता है। ये चार चीजें ध्यान रखिएगा, जिसमें भी ये चार चीजें होती हैं वो ब्रांड बनाती हैं। तो पहला क्या होता है? पहला होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वस्तुपरकता। वस्तुपरकता। अब ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? मैं पहले तत्व के पहले फर्स्ट एलिमेंट्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए, समय के साथ चीजें बदलती हैं। हम लोगों ने फॉरेस्ट थ्योरी पढ़ी हुई है। जो नहीं पढ़ी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फॉरेस्ट थ्योरी। वहां पे हम लोग बात करते हैं अपडेशन की, नवीनीकरण की। ऑब्जेक्टिविटी उसी से मिलता जुलता है। ऑब्जेक्टिविटी ये कहती है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं और हर वक्त या हर समय पर एक जैसी ही जरूरत इंसान की हो ऐसा नहीं होता है। जरूरतें भी बदलती रहती हैं। आज जो हमारी जरूरत है हो सकता है कल जरूरत ना रहे, जो कल जरूरत हो सकता है परसों ना रहे, आगे बदल जाए चीजें। जो पहले हमारी जरूरतें थी वो आज जरूरतें नहीं। आज हमारी जरूरतों में, हमारी नीड्स में क्या है, चेंज हो गए।
तो ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है? कहती है कि समय के हिसाब से जैसी डिमांड होती है, जैसी जरूरत होती है, उसके अनुसार जो चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं उस वक्त, वो ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है, वस्तुपरकता कहलाती है। कैसे? जैसे एक ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड, नोकिया। सबने यूज किया होगा, नाम सबने सुना होगा। एक बहुत बड़ा ब्रांड था, उसने काफी टाइम तक पूरे इंडिया में राज किया। और फिर एक क्या ऐसा हुआ कि अचानक से वो नोकिया चला गया। आज नोकिया सर्वाइव नहीं करता इंडिया में, जबकि एक समय पे इंडिया पूरे भारत में इसकी तूती बोलती थी, क्योंकि उसने इस ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या? क्वालिटी अच्छी थी, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन क्या है, ऑब्जेक्टिविटी पे फॉलो नहीं किया। ऑब्जेक्टिविटी उस समय की जो डिमांड हो गई थी, वो डिमांड क्या थी? आज से अगर हम बात करें 10-12 साल पहले, 14 साल पहले, तो क्या डिमांड हो गई थी? एंड्रॉइड पे सारी चीजें आने लगी थी, एंड्रॉइड बेस्ड सारी चीजें होने लगी थी। सारी कंपनियां एंड्रॉइड बेस्ड फोन बनाने लगी थी। सैमसंग हो, एलजी हो, कोई भी कंपनी आप ले लो मोबाइल फोन की, वो सब एंड्रॉइड बेस पे काम कर रहे थे। मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, तो सारी कंपनियां जो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एंड्रॉइड पे काम कर रहा था। सब कुछ एंड्रॉइड पर ही सारी चीजें चल रही थी। अब नोकिया ने क्या किया? उसने कहा कि मैं एंड्रॉइड पे काम नहीं करूंगा। नोकिया के जो लोग थे उन्होंने कहा हम लोग जो हैं एंड्रॉइड पे काम नहीं करेंगे, हम लोग जो है, जो आपके लैपटॉप में जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का काम करता, हम उस पर काम करेंगे। अब कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पे अगर हम ये बात कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, विंडोज पे काम करता है, सभी लोग जानते हैं, विंडोज से ही उस पर स्टार्ट हुई, विंडोज एक्सपी, विंडोज 90, फिर विंडोज 10, अब तो विंडोज 12, इस तरीके से चीजें। तो उन्होंने कहा कि हम जो है मोबाइल विंडोज पे काम करेंगे, जबकि जमाना किस पे चल रहा था? वो चल रहा था एंड्रॉइड पे। वो नहीं माने, और इस कमी की वजह से वो कंपनी क्या है, डूब गई, खत्म हो गई, क्योंकि समय की जो मांग थी वो कह रही थी कि हमको एंड्रॉइड पे काम करना पड़ेगा, और उन्होंने काम किस पे किया? विंडोज पे। कॉन्सेप्ट यहां पे यही आता है, ऑब्जेक्टिविटी। मतलब समय आज डिमांड कर रहा है आपके क्वालिटी कीपैड पे, आपके टच स्क्रीन पे, और आप अभी चला रहे हो पुराना कीपैड। बदल जाएगा सिस्टम। जमाना वीडियो कॉलिंग पे आ गया है, आप अभी भी वॉइस कॉलिंग पे कर रहे हो। जमाना व्हाट्सएप पे आ गया है, वीचैट पे आ गया, आप अभी भी टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो। ऐसे कंपनी फीचर्स दे रही है आपको। कोई एक फोन दे आके बहुत महंगा सा, कहे कि भाई इसमें व्हाट्सएप नहीं है, इसमें पुराना चीजें चलती हैं, उसी के अकॉर्डिंग है। ब्लैकबेरी जैसी कंपनियां खत्म हो गई। तो जब टच स्क्रीन का जमाना चल रहा, तो आप इस चीज पे काम कर रहे हो, पुरानी चीजों में काम कर रहे हो, तो वो जरूरत नहीं, आज की जरूरत कुछ और हो सकता है, 2 साल बाद कुछ जरूरतें और बदल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग, यानी समय के अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट है, जैसी जरूरत है, ध्यान दीजिए, चेंजमेंट के साथ क्या जरूरत है। अब समय के अकॉर्डिंग आज से 10 साल बाद हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो उस वक्त की जरूरत होगी, लेकिन आज की जरूरत नहीं है। तो आदमी 10 साल का थोड़ा सोच के लेगा, वो तो आज का लेगा, आज के हिसाब से लेगा कि आज जरूरत क्या है। जैसे ई व्हीकल आ रहे हैं, तो आज की जरूरत है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, सीएनजी महंगी हो गई, तो अब ये कहीं ना कहीं जरूरत बन रही है आज के हिसाब से, तो गाड़ियां देखिए अब इस पे काम कर रही हैं। वहीं पे 20 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी इस पे कोई बात नहीं करता, बैटरी वाली पे कोई बात नहीं करता था, क्योंकि जरूरत 40 साल बाद होगी, उसकी अभी से नहीं है। हमारी आज की जरूरत क्या है, आने वाले साल 1.5 साल की क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो काम करते हैं वो क्या आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरी बात समझिएगा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ कि समय के अनुसार जैसी जरूरत है उस हिसाब से चेंजमेंट करना, वो आपको ब्रांड बनाती है। अब बात समझिएगा। अब ये बात कर रहे हैं यहां पे कि ऑब्जेक्टिविटी फिर कई कंपनीज ने करी, जो आज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग कर दी, फिर भी वो ब्रांड नहीं बन पाई। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ब्रांड के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। जब ये 4 चीजें शामिल हो जाती हैं तब जाके ब्रांड बनता है। तो पहली चीज आपकी ऑब्जेक्टिविटी हो गई। दूसरी बात करते हैं तो होती है वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी वैधता। वैधता। अब वैधता क्या बात करती है? एक सीमा से, एक समय सीमा जिसे आप कहते हो कि एक एक्सपायरी होती है, इतने से इतने समय तक वो चीज वैलिड है। इसका भी कॉन्सेप्ट काम करता है किसी ब्रांड में होने में। जैसे उसमें लिखा है कि ये आपका जो प्रोडक्ट है, इसकी 6 साल की
वारंटी है, यानी 6 साल तक ये वैलिड है, यानी 6 साल तक इस पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, ये बढ़िया परफॉर्म करेगी। तो हम उस चीज को लेते हैं। आप देखते हो जो प्रोडक्ट्स हम लेने जाते हैं उसमें वारंटी लिखी रहती है। आप देखते हो वारंटी जितनी ज्यादा है हम कहते हैं हाँ इतना ठीक है। उन्होंने कहा भैया साल भर में कोई दिक्कत हो वापस कर देंगे, वापस ले जाना आके आप दूसरा प्रोडक्ट दे देंगे, आप ले लेते हो। वहीं पर उन्होंने कहा कि यार इस पे मैं क्वालिटी अच्छी है, खराब होने को नहीं भी होगी, हो सकता है 10 साल चल जाए, लेकिन यार हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इतने से इतने तक चल ही जाएगी। आप उस चीज को नहीं लोगे, भले उसकी क्वालिटी कितनी हो, भले ऑब्जेक्टिविटी कितनी हो। भाई छोटे छोटे कंपनियों के फोन आते हैं ना, जिन्हें हम अक्सर कहते हैं चाइनीज फोन है, तो क्या है उनकी वैरायटी नहीं, बोलते ना चाइना का माल है यार, पता नहीं कब तक चलेगा, इसलिए हम चाइनीज माल नहीं खरीदते। तो एक समय सीमा का होना भी जरूरी होती है कि इतने समय से इतने समय तक। समझिएगा मेरी बात को, अभी मैं पूरा बता दूंगा कि एजुकेशन पैटर्न में किस तरीके से आएगा। मेरी बात को समझिए सामान्य तौर पर, जो समझाने का प्रयास होता है, जैसा मैं पेडागोजी समझाता हूं ताकि आप उस चीज को हमेशा याद रखें। तो यहां पर एक समय सीमा, एक ड्यूरेशन, इतने से इतने समय तक, इस ड्यूरेशन के दौरान यह चीज पूर्ण रूप से चलेगी, कोई भी खराबी नहीं आएगी। देखा होगा ना गाड़ियां देती हैं कि 3 लाख किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं, 4 साल तक कोई दिक्कत नहीं। वो इसलिए देती हैं कि वैलिडिटी अगर ये है तो कस्टमर आएगा और उसको खरीदेगा। तो ऑब्जेक्टिविटी भी हो, जरूरत है। आज की जरूरत क्या है भाई, एयर बैग होने चाहिए गाड़ी में, तो कंपलसरी हो गया है। डिजिटल कंसोल होना चाहिए, वो पुराना वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, सुई वाला। कंपनियां लगातार अपडेट करती हैं, बाइक से स्कूटी कार में सारी चीजें में वो आज की जरूरत जैसी हो रही है उसके अनुसार कर रहे हैं। प्लस क्या वैलिडिटी दे रहे हैं कि भैया इतने समय में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से चलाओ, उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी होना चाहिए ब्रांड में। फिर बात कर रहे हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी की रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता, विश्वास, ट्रस्ट, फेथ। कहते हैं ये रिलायबल है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये भी एक ब्रांड में महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जाता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कहते हैं इस कंपनी पे हमें ट्रस्ट है। मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी, ट्रस्ट है लोगों को। जो भी कंपनीज हैं, टोयोटा है, फोर्ड है, अब तो फोर्ड नहीं रही है, लेकिन और भी जैसी कंपनी है, होंडा है, हुंडई है, सैमसंग है, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स, उसमें क्या है, कस्टमर्स का फेथ होता है, भरोसा होता है। जब भरोसा होता है तभी वह चीज बिकती है। अब हर जगह ये अलग अलग वेरी करती है। इंडिया में आपके मारुति सुजुकी बहुत बिकती है और विदेशों में बिल्कुल नहीं बिकती है, और उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब इंडियंस की अलग एक स्ट्रेटजी होती है और बाहर की एक अलग होती है, लेकिन फेथ है कि मारुति इतने टाइम तक विश्वास जगह है, या कहते हैं हीरो होंडा, इस पे हमें विश्वास है। बात विश्वास क्या थी, किसी भी आप देखिएगा जब मार्केटिंग हो रही होगी, ब्रांडिंग हो रही होगी, तो वहां पे ये बात जरूर आते, कस्टमर का विकास, इतने लाख कस्टमर्स का जो है विश्वास हम पर ट्रस्ट है इतना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आता है किसी ब्रांड में। क्या मैंने बात करी, ऑब्जेक्टिविटी हो गई आज की जरूरत के अनुसार। फिर मैंने क्या बात करी, वैलिडिटी हो गई, भाई इतने समय तक चीज खराब नहीं होगी। फिर क्या बात आई, रिलायबिलिटी की, विश्वास हो। आप लेने जाते हो कोई प्रोडक्ट, तो आप देखते हो कि अच्छा ये कंपनी, हाँ इस पे तो भरोसा, आंख बंद करके ले सकते हो। वो क्या है, एक तरीके का क्या विश्वास होता है। आप ऐसी किसी दुकान पे भी जाते हो, कॉन्सेप्ट सेम यही है। और फिर बात करते हैं फाइनली, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, क्वालिटी। क्वालिटी एक्चुअली में पूरा जो इसका फुल जो कहते हैं सेंटेंस है, वो एक्चुअली में आप समझिएगा, क्वालिटी बिटवीन हाई परफॉर्मर एंड लो परफॉर्मर, एंड लो परफॉर्मर। अब देखो ये चीज मैंने क्यों लिखवाई। देखिए भैया क्वालिटी तो सबकी, अब सैमसंग की भी है, आईफोन की भी है, लेकिन आईफोन की बात एकदम अलग हो जाती, टॉप पे बैठा हुआ है, उसके सामने कोई और फोन्स नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो दूसरी कंपनियों के अपेक्षा बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है।
आप आईफ़ोन का एक कैमरे से आप फ़ोटो खींचे, मोबाइल फ़ोन से आप फ़ोटो खींचो और एक आप अपने जो भी आपके फ़ोन है आपके पास उसके मैंने तो देखा है लोग 48 मेगापिक्सल कैमरा है सर, वो 64 मेगापिक्सल है और वो आईफ़ोन के मुकाबले कहीं नहीं टिकता है। आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि आईफ़ोन जो अपने प्रोडक्ट में जो क्वालिटी दे रहा है, वो बहुत बेस्ट दे रहा है। आज की डेट का सबसे बेस्ट। आज भी लोग अपने पुराने आईफ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। 6-6 साल पुराने उनके आईफ़ोन हैं और वो उससे सैटिस्फाई हैं। वो कह रहे हैं यार मेरे सारे काम बढ़िया चल रहा है यार, मुझे नया आईफ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी कंपनी में देखिए वो फ़ोन जो हैं अपग्रेड होते रहते, चीज़ें बदलती रहती हैं, फिर उन्हें साल 2 साल में बदलना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है? क्वालिटी बिटवीन हाई परफॉर्मर एंड लो परफॉर्मर। क्वालिटी भाई होंडा की भी है, हुंडई की भी है, टोयोटा की भी है, लेकिन फिर मर्सिडीज़ क्यों महँगी? आप ये नहीं कहोगे फीचर्स ज़्यादा है ना, सॉरी। फीचर्स ऐसे बहुत सी कंपनियाँ हैं उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएँगे। फ़ोन की बात करें तो चाइनीज़ जैसे बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिल जाएँगे, लेकिन फिर भी वो ब्रांड नहीं बनती है। तो क्वालिटी किसमें हो? हाई परफॉर्मर और लो परफॉर्मर के बीच में। इन दोनों के बीच में जो क्वालिटी होती है वो डिसाइड करती है कि ये ब्रांड बनेगा या फिर नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट को मेरे समझिएगा। अब यहां पर हम कैसे समझते हैं? देखिए, आप मान लीजिए आपकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ाती है, ऐसी जुकाम-वुकाम, बुखार-वुखार इस टाइप का कुछ आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे क्या कहता है कि आप जाओ और पैथोलॉजी में आप टेस्ट करा लो। आपने क्या किया, आपने लोकल पैथोलॉजी जो घर के आस-पास है, आपने वहाँ पे अपना टेस्ट करा लिया, उसमें उन्होंने बता दिया कि फलानी-फलानी चीज़ें हैं। लेकिन आप कहते हो नहीं यार, इससे नहीं। अब किसी बड़ी पैथोलॉजी से, बड़ी पैथोलॉजी मतलब जो बड़ी हैं, जैसे लाल पैथोलॉजी है, कानपुर में पालीवाल पैथोलॉजी है, इस तरीके से आप उनके पास जाते हो, उनसे ब्लड टेस्ट उनकी जो रिपोर्ट आती है, उसपे आप कहते हो हाँ भैया, ये सही है। क्यों? उनके पास क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है, आज की आधुनिक मशीनें हैं। फिर क्या है? वैलिडिटी है, वैलिडिटी से मतलब क्या है? आपने देखा होगा डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि भैया सुबह कराया, सुबह नहीं मानेंगे, अभी का कराओ। क्योंकि डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि भैया हर आधे घंटे में चीजें बदलती हैं। तो सुबह क्या था, उस बिहाफ पर हम दवाई नहीं दे सकते। शाम को आप आए हो तो शाम वाला ही टेस्ट हम यहाँ पे मानेंगे। तो उतने समय से उस ड्यूरेशन के दौरान उन चीज़ों को, तो ये चीज़ें आपको कहाँ मिलती है? किसी अच्छी लैब में, किसी अच्छी पैथोलॉजी में मिलती हैं। इसी तरीके से रिलायबिलिटी, हमें जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जो पैथोलॉजी की, इन पे क्या हमको भरोसा है, ट्रस्ट है। जबकि वही लोकल आपके आस-पास पे उतना ट्रस्ट नहीं रहता उस रिपोर्ट पे। हो सकता है आपको ट्रस्ट हो, डॉक्टर ट्रस्ट ना, डॉक्टर कहे नहीं-नहीं फलानी जगह से इस तरीके से। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देखा है, फिर क्या है? यही हाई परफॉर्म, लो परफॉर्म में कि उनकी भाई जो मशीनें हैं, वो हाई परफॉर्म दे रही हैं। जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं पैथोलॉजी की, जो छोटे लोकल के, उनके पास उतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो ये डिफरेंस आ रहा है। इतनी उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे ये चीज़ समझते हैं। देखिए परीक्षण कराए जाते हैं, मानकीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। तो एक होते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स, या आप ऐसे समझो कि आपका सेंट्रल टीटी का एग्ज़ाम हो रहा है या केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था। इस तरीके के कई एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होते हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि आपका सेंट्रल टीटी का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, वो किस बेस पे होते हैं? ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड पे। पैटर्न जो होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। आज की ज़रूरत क्या है? आज से 8 साल पहले 9 साल पहले, 10 साल पहले मैं सीसी पढ़ाया था, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बहुत पढ़ाता था, बहुत उसमें लंबे लेक्चर्स जाते थे। क्योंकि उस वक़्त की ज़रूरत थी वो, आज ज़रूरत नहीं है। बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ दें, लेकिन उससे अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सीसी क्या है? अब वो आज के हिसाब से ज़रूरत नहीं रह गई है। मेजर पोर्शन उसका हटा दिया गया है। तो आज की ऑब्जेक्टिविटी सेंट्रल टीटी में उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों का आपने देखा होगा पैटर्न बदल गया होगा। फिर क्या वैलिडिटी की बात करी गई। पहले याद होगा 7 साल थी। तो 7 साल में उनका ये मानना था कि इतना पैटर्न नहीं बदल जाएगा कि बच्चा अगर 2011 में पास हो रहा है तो 2015 में फेल हो जाएगा। मतलब इतने 7 साल के दौरान बच्चा अपडेट ही है। उसका ऐसा लेवल नहीं गिर जाएगा कि एक बार पास कर लिया दोबारा नहीं कर पाएगा। ऐसा होता है? जो एक बार पास कर ले तो बार-बार पास होता है। फिर इन्होंने बाद में लाइफ टाइम कर दिया, तो उसके पीछे ये कि हम पेपर का पैटर्न ही इस तरीके से रखेंगे, जो बच्चा जीवन भर जो है, ये मान के चलेगा कि इसको शिक्षक होने का ज्ञान है, इसके अंदर शिक्षक की क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं। इसी तरीके से हम रिलायबिलिटी की बात करें, एक स्टेट टीईटी का पास बच्चा होता है, उसके उसमें नंबर आए 120,
और वहीं पे सेंट्रल टीटी का एक पास आउट बच्चा है, उसके आए 120। आप किस पे ज़्यादा बेहतर कहोगे? आप निश्चित रूप से कहोगे आप सेंट्रल टीटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको रिलायबिलिटी भैया इसमें नकल-अकल नहीं हुई होगी, कोई जुगाड़-पानी नहीं चला होगा। जबकि स्टेट टीटी के मामले में आप क्या कह सकते हो? इसमें कोई जुगाड़ लग गई होगी, कोई सॉल्वर बैठ गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ कहीं बैठ नहीं सकता, वो होने तो सब कुछ कहीं होता ही है, आपको भी पता, मुझे पता है। लेकिन तब भी ट्रस्ट वाली बात है, फेथ वाली बात है, तो आप क्या सेंट्रल टीटी पे आप ज़्यादा भरोसा करते हो। और फिर क्या है उनकी क्वालिटी। सेंट्रल टीटी के क्वेश्चंस आप देखिए, उनके क्वेश्चनों के स्तर देखिए, आप अपनी स्टेट टीटी के क्वेश्चनों के स्तर देखिए। जैसे यूपी में जो होता है, यूपी टीटी में वही क्या रटा-रटाया ज्ञान, थॉर्नडाइक का, स्किनर था, पावलोव का, अल्बर्ट बंडूरा का, एक रटा-रटाया, इतना-इतना रट लो, नंबर आ जाएंगे, पास भी हो जाओगे। वहीं सेंट्रल टीटी के उनके क्वेश्चनों की क्वालिटी बहुत अलग होगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही पात्रता परीक्षा है, लेकिन एक हाई परफॉर्मेंस पे है और एक क्या है, लो परफॉर्मेंस में। पास दोनों में ही माना जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही पात्रता है तो फिर स्टेट टीटी जो बच्चा पास होता है, यूपी टीटी पास है या एमपी टीटी पास है, राजस्थान टीटी पास है, तो सीधे भर दे जाके नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में या डी ट्रिपल एस भी, वहां पे मान्य नहीं होता है, इसी रीजन की वजह से कि हाई परफॉर्मर एंड लो परफॉर्मर की वजह से। अब देखिए यहां पे क्या बात कर रहे हैं, जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, बहुत तरीके से सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक बच्चा बोर्ड में एग्जाम में इतने परसेंटेज ला रहा है, हम कहते हैं बहुत बेहतर, वही स्कूल लेवल पे ला रहा है उतना बेहतर नहीं कहते हैं। तो बात अब आती है नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट की। नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट की अब हम लोग यहां पे बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट की। टेस्ट की या अमानकीकृत परीक्षण, अपोजिट हो जाएगा अमानकीकृत परीक्षण। अब इस हिसाब से लग रहा होगा कि अमानकीकृत परीक्षण तो फिर खराब है, सबसे बढ़िया क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड टेस्ट अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे सेंट्रल टीटी का जो एग्जाम है निश्चित रूप से वो आपका स्टैंडर्ड टेस्ट है, बोर्ड का एग्जाम्स है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड टेस्ट है। लेकिन जो विद्यालय में परीक्षाएं होती हैं, जो स्कूल में परीक्षाएं होती हैं, वो कौन बनाता है? वो टीचर बनाते हैं, अपने स्तर से बनाते हैं, पेपर के पैटर्न समझते हुए बनाते हैं। लेकिन लाख चालें, लेकिन बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम के तरीके से पेपर नहीं बना सकते हैं। मैं लाख चालूं कि मैं सेंट्रल टीटी के लेवल की पेडागोजी के क्वेश्चन एकदम वैसे ही बना दूं, वो नहीं है। मैं उसके जैसी तैयारी तो करा सकता हूं, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन नहीं बना सकता हूं। ये दोनों डिफरेंस है। इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षण को क्या कहा जाता है? नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। ध्यान रखिए क्वेश्चन को, टीचर मेड टेस्ट आर नोन एज नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि भले ही वो स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, लेकिन तैयारी तो उनकी कराते हैं, उस लेवल पर सोचते हैं। क्योंकि भैया स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए तो बहुत चीजें होती हैं, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, कई शिक्षाविद, कई शिक्षक, दुनिया भर की मशीनरी लगती है, क्वेश्चन छांटे जाते हैं, देखे जाते हैं कि क्या ये 2.5 घंटे में एग्जाम इतने क्वेश्चन रखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने ऐसे क्वेश्चन रख दिए जो समय ले ले 5 घंटे का, या कोई ऐसे तो आसान क्वेश्चन नहीं डाल दिए कि 2.5 घंटे पेपर हो गया, आधे घंटे में, 1 घंटे में। तो सब क्वेश्चनों को देखा जाता है, मैनेज किया जाता है, टाइम मैनेज किया जाता है, सब स्तर को देखते हुए क्या सारे टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी एक बहुत बड़ी मशीनरी लगती है। नेशनल लेवल पे बड़े बड़े शिक्षाविद जो हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे बात की जाती है, उनसे क्वेश्चन मंगाए जाते हैं, फिर छांटे जाते हैं, तब जाके बनता है। तो नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट तो ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट हमें स्टैंडर्ड टेस्ट की तैयारी करने में मदद करते हैं। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इस उम्मीद में कि सेंट्रल टीटी आपको क्वालिफाई होगा, या जो भर्ती तैयारी कर रहे हो वो आपको निकलेगी, तो नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट मदद करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होंगे? टीचर मेड टेस्ट होंगे। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, खराब नहीं है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको यहाँ पे कि नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होते हैं, इनके महत्ता क्या है। वही स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे काम करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो भी आपके आईक्यू परीक्षण होते हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं, दुनिया भर की चीजें, ये सब आपके किस में आते हैं? स्टैंडर्ड टेस्ट में आते हैं। और वहीं पर नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होते हैं? आपके रेटिंग स्केल होता है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होता है, जब हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते, इस तरीके ये नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन से, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे बात करें जो सबसे जरूरी बात, और सारे एग्जाम्स में लगभग पूछी जाती है, नेट के एग्जाम में भी पूछी जाती है,
स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये चारों ऑप्शन है आपके सामने। चारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताएं भाई। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है कि वैलिडिटी है कि रिलायबिलिटी है कि क्वालिटी है? सबसे महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, सेंट्रल डीटी में भी आया है, 2 बार ये रिपीट भी हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अगर पूछते हैं सबसे महत्वपूर्ण कौन है चारों में, तो आप कहोगे रिलायबिलिटी। ना तो ऑब्जेक्टिविटी होगा, ना वैलिडिटी होगा, ना ही क्वालिटी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? रिलायबिलिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितनी डिटेल हो सकती है मैंने आपको बता दी है। इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, और कल जिन बच्चों का नेट का एग्जाम है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बेहतर तरीके से एग्जाम दें और एग्जाम को क्रैक करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और सभी लोग शेयर, अपने जो भी मित्र हैं, अगर आपको लगता है कि क्लासेस ये ठीक हैं, तो अपने जो भी आपके मित्र हैं या जानने वाले उनमें शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जा सकते हैं।